बनी है और नया काम होता है तो नई ऊर्जा के साथ होता है। ऐसी में ऊर्जावान कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं आपको अपने विभिन्न क्षेत्रों में आप काम करते हैं और काम करते हुए आपके जो अनुभव का लाभ राजस्थान की सरकार को मिलता है और वो आपके फील्ड में रहने से उसका जो अनुभव होता है उस अनुभव का लाभ राजस्थान की जनता को मिले, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए कार्यक्रम अपने अनुभवों का साझा करने का, नए विचारों को आदान प्रदान करने का, प्रशासनिक प्रयासों को नई दिशा देने का काम आपकी इस प्रशासनिक सेवा परिषद में होता है। इस कार्यालय में मैं कई बार आया हूं और जब भी मैं आया हूं मेरे को अध्यक्ष मिले, सबसे पहले पवन जी ही मेरे को यहां लेकर के आए थे, तो मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं कि आपने ये भवन बना करके एक बहुत ही ऐतिहासिक काम आपने किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि सभी अधिकारीगण पूर्ण रूप से अपनी क्षमता के माध्यम से राजस्थान की जनता की सेवा करते हैं। मैं सार्वजनिक जीवन में पिछले 40 वर्ष से हूं। मेरे सामने अधिकारी बैठे हैं, कई अधिकारियों के साथ मैंने काम भी किया है। काम करते समय मुझे समस्याओं को भी पता रहता है, क्योंकि मैंने आपके समय में काम किया है, तो मैं आपकी समस्याओं को भी अच्छी तरह से जानता हूं। और कभी कभी समस्या इस तरह की आपकी आती है, परेशानी आती है जो अनायास आती है, लेकिन जो जनता का प्रकोप होता है वो आपके ऊपर आ जाता है। क्योंकि कोई भी घटना, दुर्घटना किसी भी तरह से होती है, वो आपके सामने आती है, आप उसका जाते हैं, जाकर के उसको संभालते हैं, लेकिन फिर भी आप कोप के भागी होते हैं। आपसे जो कहते हैं वो आप सुनते हैं, और सुनने का कारण यह है कि आप एक ऐसे प्रशासनिक पद पर होते हैं कि जो समाधान करना हम सबकी उसमें जिम्मेदारी होती है। मित्रों, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए आप उन सारी समस्याओं को समाधान तक ले जाने का काम करते हैं। मैं, क्योंकि लोकतंत्र की पहली सीढ़ी होती है और मैं उस पहली सीढ़ी से आया, क्योंकि जब मैं सरपंच था तो मेरे सामने बैठे हैं कमल राम जी, ये वहां एसडीएम थे। और मैं इसलिए कह सकता हूं
कि आपका जो अनुभव है, अभी आप मेरे से अध्यक्ष जी कह रहे थे कि हमारे यहां गाड़ी मकान की परेशानी होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, आपकी पहचान जहां आप रहते हो वहां आप अपनी पहचान रखते हो। लोग जब निकलते हैं तो कहते हैं, चाहे वो मकान है, लेकिन वो ये कहते हैं कि ये एसडीएम की कोठी है। ये आप निश्चित मान लेना, अंदर उसमें वो लेकिन उसकी पहचान एसडीएम की कोठी की होती है। आपका दफ्तर चाहे वो सरकारी हो, नया बनता है तो प्राइवेट में भी लेते हैं, चाहे वो प्राइवेट में हो, लेकिन उसकी हमेशा की पहचान एसडीएम ऑफिस के रूप में हो जाती है। और अगर मैं अपेक्षाओं की बात करूं तो मेरे भाई और बहनों, इस राजस्थान की जनता की आपसे बहुत अपेक्षा है, बहुत अपेक्षा है। क्योंकि आने वाला वो व्यक्ति जिस समस्या को लेकर के आ रहा है, हो सकता है वो आपको ऐसा लगे कि ये तो दिन रोज ऐसे आते हैं, 10, 20, 25 लोग आते हैं, लेकिन जो समस्या को लेकर के आ रहा है वो इस बात को लेकर के आ रहा है कि मैं गांव से 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर चल के मैं एसडीएम साहब के पास जा रहा हूं और मां इस मेरी समस्या का समाधान होगा। उसको इतनी आशा और विश्वास आपके ऊपर होता है। और आपने देखा होगा, क्योंकि आप सभी ने फील्ड में काम किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि आपके कई अनुभव ऐसे होंगे जो आपने उनको जीवन में ढाला भी होगा और उनके माध्यम से जीवन में उन अनुभवों के माध्यम से हजारों ऐसे लोगों का आपने भला किया होगा कि जिनको आवश्यकता है, और वो करना भी चाहिए। और करना इसलिए चाहिए कि अगर हम बात करें तो ये राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। हर मां बाप के दिल में ये होती है, या तो मेरा बेटा आईएएस आईपीएस बने, अगर वो नहीं बने तो आरएएस और आरपीएस तो बने ही। और आपके मन में भी यह कल्पना होती है कि आपने आईएएस या आईपीएस बनने की कल्पना होगी, अगर बाई चांस वो नहीं हो तो आरपीएस या आरएएस बनने की कल्पना होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि ईश्वर ने आपकी मेहनत, माता पिता का आशीर्वाद और ईश्वर की कृपा से आप राजस्थान के लोगों की सेवा करने के लिए उस पद को प्राप्त आपने किया है। निश्चित रूप से आपकी मेहनत है, आपका परिश्रम है, माता पिताजी का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि जिस दिन आपको यह परिणाम आया था, और यह परिणाम आया था तो आपके मन में जो कल्पना थी, आप अपने अंदर झांक के आज भी देख लेना कि जिस दिन आपका परिणाम आया था, आपके मन में क्या क्या कल्पनाएं उठी, आप इस राजस्थान को क्या बनाना चाहते थे, आप जन जन की सेवा का आधार क्या मान करके चल रहे थे। मैं आज आपको इसके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने जिस दिन मन में जो भाव उत्पन्न हुए थे
उनमें कोई विकार नहीं था, उनमें कोई लोभ नहीं था, लालच नहीं था, किसी तरह से उन मन के भावों में किसी तरह का कोई स्पर्श नहीं था, क्योंकि वो आपके मन के भाव थे। आप राजस्थान की सबसे बड़ी परीक्षा आपने पास की थी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, जो उस दिन आपके मन में भाव आए थे, मेरे भाई और बहनों, उन भावों को मत भूलना, इतना मैं निवेदन आपसे करना चाहता हूं। क्योंकि राजस्थान की 8 करोड़ जनता, जैसा कि आपने कहा कि हम हर स्थिति में, हर परिस्थिति में आगे होते हैं, और ये मैं भी कहता हूं कि आप वो कड़ी हैं जो जनता और प्रशासन के बीच दोनों को जोड़ने वाली कड़ी अगर कोई है तो वो मेरे सामने बैठे आप सभी अधिकारी। क्योंकि जनता से आपका जुड़ाव है, और जुड़ाव ही नहीं, जनता में आपका विश्वास है। जनता आपकी बात पर विश्वास करती है। जनता के मन में यह भाव है कि आपने जो एक शब्द कहा है वो इसके लिए सर्वोपरि होता है, और वो आपकी बात मन से सुनते हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि जो मन से बात सुनता है, आप कुछ भी समझो, लेकिन सुनाने वाले के मन का भाव यह होता है कि या तो वो मंदिर में जाके उस भगवान को सुनाता है, या वो दुखी होता है तो वो मन की बात आपको कहता है। या तो वो आपके पास आता है, आने वाला व्यक्ति अभाव में आता है, वो अभाव में आता है, उसको आवश्यकता होती है। और जैसा मैंने कहा कि आप सोचते हैं कि कई लगातार लोग ऐसे डेली आते हैं, आते होंगे, लेकिन हर व्यक्ति के मन का भाव वही होता है। क्योंकि अभाव में जब वो आपके पास आता है तो वो ये कहता है कि मेरी समस्या का समाधान यहां होगा। और मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि व्यक्ति 2 परिस्थितियों में आता है, या तो अभाव में आता है या आपके प्रेम और भाव में आता है। अगर वो अभाव में आता है तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आपके पास वो आपके प्रेम और भाव में आता है तो आप अति सौभाग्यशाली हैं। वो इन दोनों चीजों में आपके पास आ रहा है, इसलिए उसकी समस्या का समाधान करना हमारा कर्तव्य भी होता है, भाई और बहनों। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं, गांव से आता हूं, मैंने नीचे से उन लोगों को भी देखा है, क्योंकि मुर्गी के लिए तकुआ का घाव बहुत बड़ा होता है। हमारे लिए हो सकता है वो छोटी समस्या हो, हमारे लिए हो सकता है क्योंकि दिन वही समस्या हमारे सामने आती है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, या हम उनको समझते हैं, कहते हैं यार ठीक है कर देंगे, लेकिन उसके लिए वो छोटी सी बात उसको रात रात नहीं सोने देती, दिन में उसको चैन नहीं लेने देती। उसका छोटा सा काम होता है, अगर उसको आप करते हैं तो वो घर पर जाकर के अपने परिवार में और 10 लोगों में कहता है। कई बार मैंने देखा कि लगातार आता है, हम ऑफिस में देखते हैं आ रहा है, हाँ इसका पेपर ले लीजिए। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, आपके बार अगर वो लगातार आ रहा है, 2 दिन आ रहा है, 3 दिन आ रहा है, 4 दिन आ रहा है, तो वैसे ही नहीं आ रहा है,
उसके मन के अंदर की पीड़ा है उसको लेकर के आ रहा है। और यही नहीं, जितने दिन वो आएगा उसकी पीड़ा बढ़ती जाएगी। और पीड़ा वो इसलिए बढ़ेगी कि गांव से चल करके आएगा, 20, 50, 40 रुपए उसके आने में लगेंगे, किराया देगा, भाड़ा देगा, सुबह आएगा, शाम को जाके घर खाना खाएगा। उसके लिए मेरे भाई और बहनों, वो 50 रुपए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 50 रुपए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि अगर उसके 50 रुपए बचेंगे तो उसके परिवार का उन 50 रुपयों से बहुत काम चलेगा। हमारी संवेदनाएं अगर समाज के प्रति, अगर ऐसे लोगों के प्रति हमारी संवेदनाएं रहेंगी, तो समाज में एक परिवर्तन का दौर भी आएगा। क्योंकि कभी कभी लोग कहते हैं कि जब आदमी ठीक प्रकार से हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ देखता है। मैं हमेशा कहता हूं कि ऊपर की तरफ तो देखोगे तो आसमान दिखेगा, लेकिन अगर आप नीचे और पीछे की तरफ देखोगे तो आपका अतीत दिखाई देगा। और मैं इसलिए कहता हूं, हो सकते हैं कई लोगों की हरे में फूटी हो, लेकिन कई लोग ऐसे होंगे कि जिन्होंने अपना जीवन जहां से स्टार्ट किया होगा, मां बाप की परेशानी देखी, उस मां बाप को भी देखा होगा कि उन्होंने किस मेहनत के साथ हमारे जीवन में बदलाव लाने का कारण किया। और ईश्वर की कृपा से हम आज इस मुकाम पर आए। मैं जब इन सारी बातों को देखता हूं, करता हूं, तो मन में कई तरह की बातें आती हैं। मेरे से लोग कहते हैं कि साहब आपको इन सारी बातों का कैसे पता रहता है। मैं आज भी आपसे कहता हूं कि मेरे पास जो मेरे टेलीफोन नंबर आते हैं, मैं उन गांव के लोग जो जिनके आते हैं, जिनको मैं जानता हूं, जिनको मैं राजस्थान भर से, मैं आज भी 50, 60, 70 जितने लोग मेरे को 2 घंटे समय मिलता है, 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक, मैं आज भी 60, 70, 80 जितने लोगों से हो जाती है उनसे बात करता हूं। और अगर नहीं होती है तो शाम को भी संभव होता है, तो रात को लेट आवर्स में भी कई को तो मैं ऐसा कि 12, 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे तक जगा देता हूं, क्योंकि उनका काम छोटा है लेकिन उनके लिए वो बहुत बड़ा है। हमेशा हमें काम की स्थिति देखनी पड़ेगी कि हम बड़े काम करके ही हम समाधान कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम छोटे काम के माध्यम से भी हम समाधान कर सकते हैं। मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। कई बार मेरे पास बातें आती हैं कि हम गए थे और हम वहां से लौट करके आ गए। मेरे भाई और बहनों, मैं एक ही बात कहता हूं, आप समय निर्धारण कर लीजिए, 1 घंटे का ही करिए। जहां भी आपके ऑफिस में हैं, उपखंड स्तर पे हैं, एसडीएम हैं, एडीएम हैं, आप 1 घंटे उन सभी लोगों से मिलिए जिनको मिलने की आपसे आवश्यकता है। 1 घंटे अगर आप मिलेंगे तो आपका दिन भर का काम, वो 1 घंटे में बहुत आवश्यक काम वो आपके हो जाएंगे। और ये धारणा अगर हम बना लेंगे तो हमारे पास जो लाइन लगती है वो लाइन कम हो जाएगी। एक कभी कभी मेरे मन में, क्योंकि ये जो मेरे सामने बैठे हैं वो कड़ी है कि राजस्थान के अंदर जो जितने भी
हमारे केस चल रहे हैं उनको कम भी हम कर सकते हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप एसडीएम, एडीएम जब गांव में जाते हैं तो मेरा इतना आग्रह है कि उस गांव के केसों को अगर आप साथ में ले जाएंगे तो बहुत बड़ी समस्या का समाधान उसमें हो जाएगा। ऐसे कुछ केस हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता है, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन व्यक्ति 2-2, 4-4, 5-5 साल के लिए परेशान होते हैं। अगर ये करके आप गांव में जब पहुंचेंगे और 10 मिनट आप निकाल लेंगे, ये केस आपके हैं, इनको बैठ करके करिए, तो वो समाधान हो जाता है। अगर उनको हम वहीं बुलाते हैं तो वो समाधान नहीं हो पाता है। तो ये मेरी आज ध्यान में आया कि मैं महावीर जी ने बुलाया है तो कुछ विषय मेरे ऐसे हैं कि जिनको मैं, जो मेरे को बार बार कहीं ना कहीं इंगित करते हैं, तो उनके बारे में मैं जानकारी दूं। एक मेरा और है आप कि प्रशासनिक कार्यों में कुशलता दिखाने के साथ साथ, जैसा मैंने कहा कि हमारा मानवीय संवेदना का भी हमें ख्याल रखना होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आती है। हमें समय निकाल करके उनकी मॉनिटरिंग करना आवश्यक है। हम हमारे काम को ध्यान देते हैं, लेकिन वहां बैठे हुए विभिन्न विभाग आपके साथ हैं, आपके साथ एक विभाग नहीं है। और आप देख लेना, किसी विभाग में दिक्कत होगी, लास्ट में वो कहां आएगी? अगर उसका समाधान नहीं होगा तो किसके पास आएगी? आपके पास ही आनी है ना, कि नहीं आनी है? आपके पास आनी है लास्ट में। तो मेरा कहना यह है कि उसमें आपकी अगर मॉनिटरिंग रहेगी तो एक प्रशासन तंत्र थोड़ा सा उसमें अच्छा रहेगा, चुस्त रहेगा, अच्छा काम करेगा। तो एक मॉनिटरिंग की व्यवस्था आप जरूर बनाएं, जिससे कि ठीक हमारा काम चले। प्रशासन के साथ साथ समाज के भी महत्वपूर्ण आप स्तंभ हैं। नीति और योजना को लागू करने में आपकी सही माने में सही अगर किसी की भूमिका है प्रशासन नीतियों और योजनाओं को लागू करने की, तो वो आपकी हैं। राजस्थान की हर योजना को लागू करने का काम, नीतियों को लागू करने का काम, और ऐसे में समाज आपकी प्रतीक्षा करता है। आपका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, क्योंकि आप सकारात्मक रूप से समाज के हर पहलू को आप सुनते हैं। हमारा और आपका एक ही लक्ष्य है, राजस्थान को एक अग्रणी प्रदेश बनाने का। और आपने देखा है हमारी सरकार को 8-9 महीने हुए हैं। कह रहे थे भाई जी की कमी है, साधन की, ऑफिस की, कई कमी अधिकारियों को है। हाँ, मैं महसूस करता हूं बहुत कमी है, लेकिन अति तो कर दी थी भाई। जहां आवश्यकता है वहीं ऑफिस खुलना चाहिए ना, जहां आवश्यकता है वहीं वो ऑफिस खुलना चाहिए, वहीं वो कार्यालय खुलना चाहिए। लेकिन ऐसा कर दिया कि भाई, मैं जानता हूं इस बात को कि जब तक हमारे हाथ पैर मजबूत नहीं होंगे, साधन संसाधन नहीं होंगे, ऑफिस में जब तक बाबू नहीं होंगे, ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी नहीं होंगे, अधिकारी आधा रहता है। जब तक वो वातावरण नहीं होगा, अच्छा ऑफिस हो, जाने के लिए गाड़ी हो, रहने के लिए अगर 10 घंटे नहीं 12 घंटे कभी कभी काम करते हैं, 15 घंटे आकर के घर में आएंगे, सुकून मिलेगा। ये सारी बातें होना आवश्यक है और ये होना चाहिए। लेकिन इससे पहले मैं कभी कभी कहता हूं, अरे साहब आपने किया तो था, लेकिन उसके बारे में विचार तो कर लेते। एक जिले को बनाने में कितना पैसा लगता है, कितना साधन, कितना संसाधन लगता है, क्या इसके बारे में विचार करना आवश्यक नहीं है? क्या इसके बारे में सोचने का
हमें क्या करना चाहिए। आप अगर किसी कहीं एसडीएम है, कलेक्टर है, कोई भी है, उसके बारे में आपको चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप प्रदेश के मुखिया तो चिंतन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हमें किस बात की आवश्यकता है, इस पर विचार करना चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, सबसे पहले मैंने यह महसूस किया और मैंने देखा कि राजस्थान के विकास के लिए हमें किसकी आवश्यकता है। मेरे को लगा कि राजस्थान को सबसे ज्यादा पानी और बिजली की आवश्यकता है और यह साल मैंने पानी और बिजली के लिए कहा। सारे काम होंगे लेकिन प्राथमिकता मेरी रही। और आपने देखा है कि पानी के लिए भी लगातार प्रयासरत हैं। और यही नहीं, ईआरसीपी, यमुना जल, यही नहीं, हमने पौंग डैम से जो हमारी इंदिरा गांधी नहर आती है उस पर भी पानी बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, भाई डैम के अंदर भी काम किया है। हमारी देवास योजना के अंतर्गत हमने टनल बना करके, वहां एनीकट बना करके उस पानी को जो अरब सागर की तरफ जाता है उसको भी हमने इधर मोड़ने का काम किया है। हमने नर्मदा को लेकर के भी बात की है। हमने यही नहीं, हमारे राजस्थान के अंदर हमारे नदियों से नदियों जोड़ने का काम कितना हो सकता है उस पर भी हमने काम किया है। क्योंकि आप एक छोटा सा मकान बनाने जाते हैं, घर बनाने जाते हैं, सबसे पहले अगर आवश्यकता होती है तो पानी की होती है। हमारे उद्योग की स्थापना के लिए, राजस्थान को बढ़ाने के लिए अगर आवश्यकता होती है तो दूसरे नंबर बिजली की होती है। अगर घर में बिजली नहीं हो तो पहले तो हम गांव में देखते थे, गेट खोल देते थे, नीम के पेड़ के नीचे चले जाते थे। हम तो बिना बिजली के भी, हमने तो समय देखा है गांव में जब बिजली नहीं थी। हमारे यहाँ तो 90 में बिजली आई है, 90-91 में, उससे पहले हम तो वैसे ही रहते थे। लेकिन आज बिजली के बिना कोई रह सकता है क्या? पिछले 5 साल में एक भी काम बिजली के लिए नहीं किया, एक भी बार बिजली पैदा नहीं की। आज हमने 2,24,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए हैं, आगे भी होने वाले हैं। और हम आपसे कहते हैं कि पानी की व्यवस्था भी हम करेंगे और आने वाले समय में बिजली की पूरी व्यवस्था राजस्थान के अंदर होगी। राजस्थान खरीदने वाला नहीं होगा। राजस्थान बिजली दूसरे प्रदेशों को बिजली बेचने वाला, बिजली देने वाला प्रदेश 2 साल के अंदर बनने वाला है। और मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि राजस्थान के विकास में जो हमारा लक्ष्य है कि अग्रणी राजस्थान हम बनाए, निश्चित रूप से हम उस सपने को पूरा करेंगे। और आपने देखा है लगातार, मैं तो कहता हूं जो मन से काम करता है, दृढ़ इच्छा शक्ति जिसकी मजबूत होती है, ऊपर वाला भी उसका साथ देता है। और आपने देख लिया कि राजस्थान का एक भी बांध ऐसा नहीं है जो फुल नहीं हुआ। वो पूरे राजस्थान के सभी बांध पूरी तरह से फुल हैं और 3-3, 4-4 बार खोले और हैं। हमने निर्देशित किया है कि जो बांध हमने खोले हैं उनसे पानी जो बाहर गया है, आने वाले समय में उसकी भी व्यवस्था हो कि वो पानी भी हमारा बाहर नहीं जाए, वो भी राजस्थान की जनता के लिए, हमारे किसानों के लिए उसकी किस तरह से व्यवस्था हो सकती है वो भी हम आगे करने वाले हैं। ये भी हम आपको विश्वास दिलाते हैं। भाइयों बहनों, मैं एक और निवेदन आपसे करना चाहता हूं। आज आपने सही कहा था, ये मेरे मन की कल्पना थी। मैं कई महीने से कह रहा था कि जो हमारे राजस्थान के अधिकारी हैं और जो दूसरे प्रदेशों में हैं, वो बड़ी बड़ी पोस्टों पे हैं। अब जैसे अमृत जी हैं हमारे, वो तो सीएस हैं, वहां कई एसीएस हैं। आज मैंने सुबह 10 बजे उन सभी को जोड़ा और आपके यहां लेट होने का कारण भी वही हुआ कि हमारी वो बीसी 1 घंटे का समय दिया लेकिन वो 2.5 घंटे तक चली। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आपकी इस परिषद के माध्यम से कि वो लोग जिस आत्मीयता के साथ जुड़े थे, अगर उनके जो भाग्य थे, अगर उनको आप सुनते तो आपके मन में भी
निश्चित रूप से ये कल्पना आती। उन्होंने कहा कि भाई साहब हम 36 साल में पहली बार देख रहे हैं कि जो हम आपसे जुड़े हैं। राजस्थान से हमें निमंत्रण आ रहा है, किसी ने कहा 26 साल हो गए, किसी ने कहा मेरे को 28 साल हो गए, किसी ने कहा मेरे को 32 साल हो गए, किसी ने कहा मेरे को 31 साल हो गए। और मैंने इसलिए क्योंकि आप भी अधिकारी हैं, आपके भी संपर्क में ऐसे लोग आते हैं जो निवेश करने वाले होते हैं, और आपके मन में भी, आपकी जो फील्ड में काम करते हैं उससे आपके मन में आइडिया भी आते हैं, और वो आइडिया ऐसे हो सकते हैं जो राजस्थान के लिए प्रभावी भी हो सकते हैं, राजस्थान के लिए अच्छे हो सकते हैं, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने में मदद कर सकते हैं। और मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आपसे भी आह्वान करना चाहता हूं, हमारा राइजिंग राजस्थान 9, 10, 11 दिसंबर को है। क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूं कि सारा मेरे में ही ट्रांसमीटर होकर के हो गया, मैं उनमें से नहीं। मैं वो कहता हूं, कोई भी 10 साल का 11 साल का बालक भी एक अच्छा आइडिया दे सकता है, अच्छी बात कह सकता है। और आपके मन में जो है, क्योंकि आपका अनुभव है, आपको 20 साल 15 साल 25 साल 30 साल आपको अपने अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए हो गए हैं, आपके अनुभव का लाभ भी इस राजस्थान की जनता को मिले, ऐसा मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूं। मित्रों, ये हमारा राइजिंग राजस्थान निश्चित रूप से हमने कहा, क्योंकि हमारा एक बहुत अच्छा काम दिल्ली मुंबई कॉरिडोर हमारे राजस्थान में होकर के निकल रहा है। एक पंजाब से लेकर के गुजरात तक हमारी भारतमाला पूर्ण रूप से निकल रही है, और एक हमने जयपुर से किशनगढ़, किशनगढ़ से होते हुए पाली, बालोतरा, जोधपुर होते हुए हम उसको भी निकालने का काम कर रहे हैं। हमारा रेलवे में अगर हम देखें तो फ्रेट कॉरिडोर भी हमारा है, और हमारा यहां से लेकर के बिहार बंगाल तक हमारा डबल लाइन ये हो गई है। इधर हमारी दिल्ली से मुंबई भी हमारी रेलवे लाइन है। कुल मिलाकर के राजस्थान के अंदर करने के लिए बहुत कुछ है, चाहे हमारा वो मिनरल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे हमारा वो ऑटोमोबाइल का क्षेत्र हो, चाहे वो हमारा राजस्थान के अंदर जो हमारी एजुकेशन हो, हमारा एग्रीकल्चर हो, सारे क्षेत्रों में राजस्थान में बहुत अपार संभावना है। और उन संभावनाओं को देखते हुए हम राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने की, जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विकसित भारत बनाने का है, निश्चित रूप से हमारा राजस्थान विकसित होगा तो हमारा भारत विकसित होगा। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक अनुकूल वातावरण हमारे राजस्थान का बने। हमने उद्योग के क्षेत्र में हमने कई स्थान चिन्हित किए हैं कि हमारा बांजगुई दौसा हो, हमारा कोटा हो, बांसवाड़ा हो, हमारा पाली हो, जोधपुर हो, और हमारी जो रिफाइनरी है, क्योंकि रिफाइनरी में से भी 145 प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, तो वहां भी हमने एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने का काम किया है, जिससे कि लोगों को वहीं अगर वो फैक्ट्री लगाएंगे तो उनको ट्रांसपोर्ट में उनकी बचत होगी, तो इसलिए वहां भी हमने सोचा है। और इस तरह के हमने सोचते हुए हमारे राइजिंग राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा हमारे बाहर के लोगों का निवेश आए, इसके लिए भी हम प्रयासरत हैं। मैं अंत में आपसे इतना कहना चाहता हूं कि इसके साथ ही अधिकारियों का, हम सबका एक उत्तरदायित्व बनता है कि हमें प्रेरणा मिलती है कि हमारे काम की गुणवत्ता का सुधार भी हो, और हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वो हमारा काम प्रभावी हो। आज आप सब लोगों के बीच में एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार के पसंद नापसंद बहुत चलते थे कि नहीं चलते थे? ये पसंद है, ये नापसंद है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने मेरे अधिकारियों की मीटिंग में, आईएएस अधिकारियों की मीटिंग में भी कहा था, देखो मेरा कोई भी किसी तरह से कोई भी पूर्व आग्रह नहीं हो, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। मेरा कोई उन सारी चीजों से नहीं है
लेकिन मैं आपसे इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान की जनता ने जिस अपेक्षा के साथ, राजस्थान की जनता ने जिस आशा के साथ, और मैं यह भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि किसी भी तरह से किसी के साथ कोई भेदभाव होने वाला नहीं है, लेकिन राजस्थान की जनता के साथ जो हमने वायदा किया है और जनता को जो हमारे से अपेक्षा है, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको दिन रात मेहनत करते हुए इस काम को आगे बढ़ाने का मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं। सरकार के अधिकारियों का मूल्यांकन का आधार सिर्फ काम के प्रति समर्पण, जनता के प्रति जवाबदेही व ईमानदारी है, लेकिन उस काम को, प्रगति को अंतिम रूप देना, यह उसकी कुशलता होती है। कभी कभी मैं कहता हूं कि मेहनत तो बहुत की, लेकिन परिणाम, मैं आपको एक बात जरूर कहना चाहता हूं, जिसने जीवन में मेहनत की है, परिणाम उसी को मिलने वाला है और परिणाम तक वही पहुंचाने वाला है। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि किसी भी अधिकारी के साथ राजनीतिक आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव, प्रताड़ना किसी भी प्रकार से नहीं की जाएगी। लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूं कि हमारा काम के प्रति समर्पण भाव, जनता के प्रति जवाबदेही, हमें जिस काम की के लिए हमको लगाया है, उस काम का मूल्यांकन आपको ही करना पड़ेगा। और मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि जिस व्यक्ति ने अपना खुद का मूल्यांकन करना प्रारंभ कर दिया, ये मान लीजिए जीवन में कोई भी गलती उससे होने वाली नहीं है, कि सिर्फ किसी और से नहीं, अपने आप से वो अपना काम का मूल्यांकन, अपने आप का मूल्यांकन अगर वो खुद करने लग जाए, और ज्यादा नहीं तो मैं इतना भी कहता हूं कि अगर वो व्यक्ति अपनी अंतर आत्मा की बात को पहचानते हुए उसको दबाने की कोशिश नहीं करे, जो अंतर का भाव और मन कह रहा है, अगर उसे भी कर लेंगे तो जीवन में कोई किसी भी प्रकार की गलती नहीं होगी, ये भी मैं विश्वास दिलाता हूं। मैं आपसे इतना ही है कि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है। आपने जो मेरे से बात कही है, अध्यक्ष जी ने कही है, मैं आपको उसका भी विश्वास दिलाता हूं। और वो कैसे दिलाता हूं कि आपकी समस्या के समाधान के लिए, आपकी कोई भी समस्या है उसकी समाधान के लिए जिम्मेदारी मेरी है। और ये भी छोड़ देना, आप कभी भी बता सकते हैं, लोग मेरे से कह रहे हैं आपसे कब मिलना है, सुबह 6:30 से रात को 2 बजे तक कभी मिल सकते हैं, आपकी मर्जी है। मेरे से पूछते हैं आप समय दीजिए, मैं पूछता हूं आप अपना समय बताइए, आप कब फ्री हैं। हाँ, अगर कोई मीटिंग चल रही है, जैसे मैं अभी यहां हूं, कहीं कार्यक्रम में जाता हूं, बीसी चल रही है, उसकी नहीं कह सकता। लेकिन हो सकता है कि मैं बीच में ही, मेरे से कहते हैं कि साहब बाहर 10 लोग बैठे हैं, मैंने कहा बैठाइए, आता हूं। मैंने कहा मैं, आप आगे बात बढ़ाइए, मैं 10 मिनट में आता हूं। वो कहां जा रहे हैं, 10 लोग बैठे हैं उनके पास जा रहा हूं। मैं मीटिंग में निकल करके भी मिलता हूं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी कोई भी समस्या है, उसकी समस्या के समाधान की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन राजस्थान सरकार जिस इच्छा और अपेक्षा से, राजस्थान की जनता ने जो अपने मन में जो बात ठान रखी है, जो हमसे चाहती है, उसकी पूर्ति आपके बिना नहीं हो सकती, आपके बिना नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो उम्मीद है,
जनता की उन उम्मीदों पर हम खरा उतरे और हम हमारे काम को आगे बढ़ाएं और निसंकोच भाव से, क्योंकि व्यक्ति के मन में कभी कभी कल्पना आ जाती है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, उनको छोड़ दीजिए। जहां आप हैं वहां रह करके उसको परिणाम दीजिए। और परिणाम देते हुए कई लोग ये कहते हैं कि हमको तो कोई देख ही नहीं रहा है, हमको तो कोई देख नहीं रहा है। मैं आपको बता दूं, कभी जिनके मन में ये जिज्ञासा हो कि मेरे को कोई नहीं देख रहा है, वो मेरे फोन पर फोन कर लेना। मैं आपको बता दूंगा कि आपको कितनी आंखें देख रही है, आपको कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है। वो लिखा रहता है ना, है? क्या लिखा रहता है? आप कैमरे की नजर में जो काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। कई को तो मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन आप कहेंगे साहब नहीं करना। कई का तो मैं नाम ले सकता हूं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। हमारी बहन है कई तो बहुत अच्छा काम करती है, उनकी रिपोर्ट आती है, मैं पूछता हूं, बहुत अच्छा काम करती है। कई हमारे अधिकारी बहुत अच्छा काम करते हैं, मुझे उन अधिकारियों का भी पता है। ऑफिस 6 बजे तक है, लेकिन वो रात को 8 बजे तक ऑफिस नहीं छोड़ रहे हैं, 9 बजे तक जा रहे हैं। अब उनको तो नहीं कहा महावीर जी ने कि साहब उनकी वेतन वृद्धि में कुछ कर दीजिए, ऐसा कहा क्या? ऐसा तो नहीं कहा। और उनको ये कल्पना भी उनके दिमाग में नहीं है। अगर ये कल्पना उनके दिमाग में होती तो 8 बजे तक और 9 बजे तक वो नहीं रुकते। और मैं आपसे कह रहा हूं, किसी भी ऑफिस में चले जाइए आप, 5, 10, 6, 7 कर्मचारी अधिकारी जो 24 घंटे काम करते हैं। कई लोग तो काम ही नहीं है। लंच का भी देखते हैं, लंच का कितना, अभी 15 मिनट है। वो लंच में बंद नहीं होगा, उससे पहले 10 मिनट पहले चले जाएंगे। लंच में आएंगे जब तो लास्ट में से लेंगे, अरे यार टाइम हो गया, चाय दे दो भाई, चाय पियेंगे, आधा घंटा उसमें भी निकालेंगे। शाम को होगा तो शाम को देखेंगे कितने बजे जाना है, कितने नहीं जाना है। आप ऑफिस में देख लेना, आप भी देखते हैं, आप भी भुगतते हैं उनको, आप भी खूब कहते हैं उनको। मुझे पता है आप भी कहते हैं काम है, पकड़ो इनको, इतने में जल्दी कैसे चलेगी, ये काम लाओ। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, उनसे ऐसा करिए, जब टाइम बजे 6:45, जब ही उनको 5 फाइल पकड़ा दीजिए, इनको करके ले आइए। मैंने देखा है ऑफिस 5, 6, 7 लोगों के भरोसे चलता है, बाकी का। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस व्यवस्था को हमें सुधारना होगा, इस व्यवस्था को हमें ध्यान देना होगा। और वो कड़ी कोई नहीं है, और अगर वो व्यवस्था सुधारने की कड़ी है तो मेरे सामने बैठे आप सभी हैं जो उस व्यवस्था को सुधारने का काम करते हैं। कभी हम ये तो नहीं कहते कि हम 3 दिन नहीं आए, हमने काम नहीं किया, हमारा काम ये हो जाना चाहिए। हम जिस उद्देश्य के लिए आए हैं, जिस काम के लिए आए हैं, हमने वो कितना काम किया है। और नहीं तो वो स्थिति हो जाएगी। मेरे पास अभी जब मैं सीएम बना था ओटीएस में, मेरे पास 2 बुजुर्ग मिलने आए थे। दोनों बुजुर्ग थे, 80-82 साल के होंगे, रिटायर हो गए। विभाग भी उनका कोई अच्छा था, विभाग भी पूछा मैंने लास्ट में। तो मैं जैसे ही मैं मिल रहा था, निकल रहा था सबके सामने, तो मेरी सुनिए साहब, मेरी सुनिए साहब, मैंने सुनाइए दादाजी आपकी क्या है। बुजुर्ग थे कि मेरे बच्चे मेरे को रोटी नहीं दे रहे हैं, रोटी नहीं दे रहे। बोले साहब मेरे 4 मकान थे, 5 मकान थे, 3 मकान बेच दिए मेरे, और मेरे को घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे मन में भी बात, मैं जैसे ही निकला तो मेरे मन में भी बात आई कि 5 मकान थे। तो मैंने कहा आप क्या करते थे? कि मैं फलाना वो था, बताया उन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता, मैं उसमें था, मैं उसमें था। तो मैंने कहा आपके 5 मकान? बोले हाँ साहब 5 मकान बनाए। तो मैंने कितना पैसा लिया तुमने?
कितना लिया? बोले साहब मैंने 5 मकान बना दिए, वो बना दिए, इनको बना दिया, उसको बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। मैंने कहा उसी का प्रताप है, आपने ले लिए तो आपको अब निकाल दिया ना घर से उन्होंने। मैं आपको सत्य बता रहा हूं। उन्होंने कहा एक बेटा मेरा बाहर रहता है, वो 2 मकानों को बेच गया, इसने तीसरा मकान बेच दिया, चौथे मकान में वो रह रहा है, एक मकान किराए पे, और मेरे को उस मकान से बाहर निकाल दिया। मैंने कहा तुम्हारा कुछ नहीं होगा। मेरे को भी गुस्सा आ गया। मैंने कुछ नहीं होगा, तुमने जैसा किया वैसा तुम भर रहे हो, इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। मैंने मेरे पुलिस वाले थे उनको कहा, मैंने कि बाबा को और बुढ़िया को दोनों को रोक लेना। मेरे मन में भाव आया, मैंने तुमने गलत कह दिया। मैंने उनसे कहा, मैंने कि तुमने जैसा किया वैसा तुम्हारे साथ हो रहा है। कोई भी अपने पिताजी की सेवा नहीं करेगा, मैं दावे के साथ लिख रहा हूं, वो संतान किसी की भी सेवा नहीं करेगी, आपकी भी सेवा नहीं करेगी। अगर हमारा बेटा, अगर हमारे बुजुर्ग की किसी की सेवा नहीं कर रहा है, तो आप भी कल्पना मत करिए कि वो भी नहीं करेगी आप। मैंने उनको रोका, रोक करके मैंने कहा, मैंने क्या बताइए क्या बात है? दोनों रोए बुरी तरह से। उन्होंने सारी बातें, क्या क्या बात कही वो नहीं बताऊंगा, लेकिन सारी बातें कह दी उन्होंने। मैंने कहा मेरे को पछतावा हो रहा है, मैं भगवान का भजन करता हूं, मेरे सामने ये स्थिति हो रही है। मैंने तुरंत फोन किया, फोन कह करके उसके लड़के को वहां बुलवा करके उन बुजुर्गों को वहां रखवाया। ऐसी स्थिति होती है साहब, लास्ट में स्थिति क्या हो जाती है पता नहीं है। वो हमारा जो घर में बच्चे तो रहते नहीं है, घर में जो हमारा वो फोर्थ क्लास रहता है, जो हमारी सब्जी बनाता है, रोटी बनाता है, पानी पिलाता है, जब बुढ़ापे में जब हम कहते हैं कि अरे भाई इधर आ पानी लिया, तो वो भी मोबाइल देखता रहता है। मोबाइल देखता रहता है, वो भी कहता ला भी ला रहा हूं, मोबाइल में पहले आ रहा है, इसको देख लेने दे। ये स्थिति होती है साहब। मैं आपको सत्य बता रहा हूं, कई मैंने देखे, आपने भी देखे होंगे। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे इस जीवन को उस सार्थकता के साथ उस मोड़ पर ले जाएं जहां हमें हमारी जिम्मेदारी के साथ ईश्वर ने हमें काम करने का मौका दिया है। ऐसा नहीं है इस राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से आज 350, 400, 500 लोगों को मौका मिला है, और ये ऐसे ही नहीं मिला। आपकी गिनती सम्मान से होती है। जहां भी समाज के अंदर अच्छे और बुरे काम में जब जाते हो तो लोग आपको नमस्कार की ढेर लगा देते हैं, लोग आपको सम्मान के साथ देखते हैं। ये ऐसे ही नहीं मिलता है। छोटी सी गलती उस सम्मान को भी ले जाती है। मैं अंत में आपको, जो आपकी नवनिर्वाचित कार्यकारिणी को मैं बधाई देता हूं। प्रदेश के हित में आपके निरंतर प्रयास रहें, ऐसी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। आपकी इस नई कार्यकारिणी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और आपका ये संगठन बहुत बढ़िया है। आप यहाँ मेरे को बताया कि साल में कई कार्यक्रम भी करते हैं, और उन कार्यक्रमों के माध्यम से एक संदेश भी जाता है। और ये कार्यक्रम कभी इसको छोड़ करके ग्रामीण क्षेत्र में या गांव में भी करो, जिससे कि लोगों को मालूम पड़े। और ऐसे काम जिनके प्रति कई मैं देखता हूं, वहां मैं एक बात और कहना चाह रहा हूं। कई लोगों को मैं देखता हूं आप में से, ऑफिस का टाइम होता है, उससे अलग निकाल करके आप शिक्षण संस्थाओं में जाते हो। शिक्षण संस्थाओं में आप पढ़ाने के लिए जाते हो, कई RAS की कोचिंग में जाते हो, तो कहीं कहीं विद्यालय में जाते हो। मैं उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप उसके साथ साथ एक आने वाली पीढ़ी को भी सजग करते हुए उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अंत में आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अभी जो कल हमारी प्रियंका बिश्नोई जी का निधन हुआ है, उसके भी मैं संवेदनाएं प्रकट करता हूं कि जब हमारे परिवार से कोई व्यक्ति जाता है, ऐसा नया बहुत बड़ा दुख होता है। परिवार को उस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति दे उसको सहन करने की। आप सभी लोगों ने जिस प्यार और दुलार से बुलाया, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद। आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना, मुझे विश्वास है निश्चित रूप से उस पर अमल लाने की भी कोशिश होगी। अंत में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।